Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Wangshan and Emotions. आई होप आप सब अच्छे हैं. अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार. सो गाइस, एक्चुअली मैं इस स्टोरी को वन शॉट बनाने वाली थी, पर क्या करूँ, गड़बड़ इतनी हो जाती है ना कि मैं बता नहीं सकती. एंड रिकॉर्ड करते करते पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पता नहीं. पर हाँ, एक बात ज़रूर है, इसको मैंने रिकॉर्ड जब किया था ना, तब मुझे उतना ही टाइम मिला था, 1 घंटे का. तो मैंने रिकॉर्ड किया और इसको रख दिया. अब मैं ये भूल गई कि मुझे इसे वन शॉट करना है. सो इट्स ओके. ये वैसे भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी. और अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत लॉन्ग स्टोरीज़ लाने की बजाय छोटी छोटी स्टोरीज़ लेके आऊँगी, जिसमें बहुत जल्दी वो एंड भी हो जाए और जिसमें मुझे गैप भी ना लेना पड़े. और अगर मुझे गैप लेना भी पड़ा तो मैं लास्ट एपिसोड डालने के बाद ही गैप लूँगी, अदरवाइज़ गैप नहीं लूँगी. और वैसे भी आप लोग जब कमेंट्स करते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, और फिर मैं गैप वैसे भी नहीं लूँगी. एंड अब मैं एक सीरीज़ निकालूँगी, जैसे मैंने पहले एक सीरीज़ निकाला था, एक पॉडकास्ट टाइप में, जहाँ पे मैं यूट्यूबर्स को अपने चैनल पे लाइव लेके आती थी. डिफरेंट यूट्यूबर्स को जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, मतलब वंशंस के. और अभी मैंने क्या किया है, मैं हमारे सब्सक्राइबर्स को अपने साथ लाइव लेके आऊँगी, जिनको भी इंटरेस्ट होगा. और स्पेशली सबसे पहले आएंगे हमारे सब्सक्रिप्शन वाले लोग. जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, मैं उन्हें सबसे पहले लाइव लेके आऊँगी. तो उनसे स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद में उन लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं. क्या है ना, अकाउंट में उन लोगों के नाम फ्लैश पे दिखाई देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, जिन्होंने 100+ कमेंट्स किए हुए होते हैं उनके. तो मैं उनको भी अपने साथ लेके आऊँगी. ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं आएंगे, बट टाइम लगेगा. एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है. वैसे मैंने सोचा है मैं संडे को आया करूँगी लाइव अपने सब्सक्राइबर्स के साथ. और अगर मैं कहीं घूमने गई तो भी मैं कोशिश करूँगी कि उनके साथ आऊँ, और नहीं आ पाई तो फिर मैं अकेले आ जाया करूँगी. पर संडे वाला लाइव हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना. ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम आधा घंटे के लिए मैं आ जाया करूँगी. और आऊँगी ज़रूर मैं कभी भी. टाइम का कोई डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि कभी संडे को मैं सुबह फ्री होती हूँ, तो कभी दोपहर, तो कभी शाम, तो कभी रात. मुझे खुद भी खबर नहीं रहती कि कब मुझे टाइम मिलेगा. इसलिए ना, आई एम सो सॉरी. एंड सेकेंडली, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए मेरी वॉइस में थोड़ा सा ना हार्शनेस आ गई है. तो उस चीज़ को ना इग्नोर कर देना. किसी किसी को मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी. एंड वंशन के मोमेंट कम होने की वजह भी इसी में चलती है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चीज़ों के बारे में बदल गया है. अब मुझे पता है काफ़ी लोगों को बोर हो रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग स्किप करके आगे का स्टोरी सुन सकते हो. एंड जिन लोगों को मेरी बातों में इंटरेस्ट है वो लोग सुन सकते हैं. सो मैं बता रही थी कि मुझे क्या हुआ है. वंशन के मोमेंट्स कम होने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज आया है. मुझे बहुत सारा टाइम वंशन के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने हमारे प्यारे वंशन के साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दिया है. कम क्या, लगभग ख़त्म कर दिया है. और ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या है. बट अब मैं दोबारा से वंशन पे टाइम स्पेंड किया करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है उनके साथ रहना. इसलिए नहीं क्योंकि मैं सच में बहुत बोर महसूस करती हूँ. और सेकंड रहने दो, वो बाद में बताऊँगी. कुछ चीज़ें सरप्राइज़ है तो अच्छा है. वेल, तो अब मेरी बातें कंप्लीट होती हैं और आज के हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसकी एंडिंग हमने की थी जब लांसजन उस क्लास में आया था जहाँ पर विंग न्यू स्टूडेंट आजा पढ़ने आया था, और उसने मेंग्याओ के साथ भेजा था विभूषण को. तो विंग वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ था, और ऐसा था जैसे मेंग्याओ अपने हाथ उठा रहा हो विंग के ऊपर. लांसजन वहाँ आता है, विंग को उठाता और कहता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है शियन. विंग कहता है, कुछ नहीं हुआ सर, मैं ठीक हूँ. याओ गगा ने कुछ भी नहीं किया है. मेंग्याओ विंग को घूर कर देखता है. ओह गॉड, इससे बड़ा एक्टिंग, इससे ज़्यादा एक्टिंग कोई नहीं कर सकता. इसे तो ऑस्कर मिल जाना चाहिए एक्टिंग के लिए. कितना प्रिटेंड करता है ये लड़का.
पर मेंग्याओ की बात को ना तो सुचैन सुनने को तैयार था और ना मानने को। मेंग्याओ का दोस्त जो पास में खड़ा था वो भी कहता है, सर ये प्रिटेंड कर रहा है, इसको याओ ने धक्का ही नहीं दिया। याओ तो इससे पूछ रहा था कि तुम कितना टाइम हुआ है तुम यहाँ पे एडमिशन लिए हुए और तुम प्रिंसिपल को कैसे जानते हो, बस इतना। शट अप, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कुछ, तो तुम्हें जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। सचिन ने उस बच्चे को बीच में ही टोक दिया था। मेंग्याओ कहता है, सर वो सच कह रहा है, मैंने इसका कुछ नहीं किया है। तुम तो कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है मेंग्याओ, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड किया है। ऐसा करके सचिन विंग के हाथ को पकड़ के उसे टेबल पे बिठाता है और कहता है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है ना आशियान। ऐसा बोलकर सचिन विंग के बालों को सहलाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब सचिन उस कमरे से, उस क्लास से बाहर निकलता है और एक बार पीछे मुड़ के देखता है, अपने आप उसका ध्यान अपने हाथ पे जाता है जिस हाथ से उसने विंग के बालों को सहलाया था। वहाँ जाते ही ना सचिन एक प्यारी सी मुस्कुराहट मुस्कुराने लगता है। उसे अजीब लग रहा था, नहीं अलग लग रहा है, नहीं नहीं वो प्यार में है। हाँ, उसे सही में पता चल चुका है कि प्यार क्या होता है। पहले उसे मेंग्याओ से प्यार नहीं हुआ था, बल्कि वो उसे बस पसंद कर रहा था। प्यार तो अब हुआ है विंग से, आशियन से। हाँ, आशियन उसे पसंद है। ऐसे तो लोगों से पसंद है ना, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो, बहुत ही मासूम हो, सिंपल हो, साफ दिल के हो, और विंग वैसा है। सचिन वहाँ से मुस्कुराते हुए जा चुका था। सचिन के जाने के बाद में वहाँ पर मेंग्याओ जो विंग को घूर कर देख रहा था, और विंग जो अपने टेबल पे बैठा हुआ था, मेंग्याओ उसके पास आता है, उसकी टेबल पर वो टैप करते हुए बोलता है, मज़ा आ रहा है ना तुम्हें मेरे साथ ही पंगे लेने में, तुम देख लेना, अगर मुझे गुस्सा आया ना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है, ओह तुम्हें लगता है कि यहाँ कैमरे लगे हैं इसलिए मैं तुम्हारे सामने कोई हरकत करूँगा और सर को पता चल जाएगा, तो तुम्हें ये नहीं पता है कि मुझे पहले से पता है कि ये कैमरे सिर्फ़ और सिर्फ व्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस नहीं। मैं जो तुमसे बोलूँगा वो तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। रिकॉर्ड होंगे तो मेरे डरे हुए एक्सप्रेशंस, किस तरीके से मैं तुमसे डरा हुआ हूँ, और फिर सबको लगेगा कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा था, है ना। मेंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है। मेंग्याओ कहता है, तुम। मेंग्याओ के दोस्तों से रोकते हैं, बोलते हैं, याओ ये बहुत कैलकुलेटिव इंसान है, कितना ज़्यादा शातिर इंसान है, इससे दूर रहना ही बेहतर है, हमें इसके पास नहीं रहना चाहिए, चलो यहाँ से। वो मेंग्याओ को वहाँ से ज़बरदस्ती खींचते हुए ले जाते हैं और विंग जो अपनी क्लास के बाद में वहाँ से निकलता है और सीधे अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद वो फिर से नाइट के ड्रेस में रेडी होता है और इस बार वो कोट नहीं पहनता है अपना रेगुलर वाला जिससे उसके कपड़े ढक जाए, ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो ऐसा ही बाहर निकलता है, टैक्सी लेता है और चलने लगता है। अब पता नहीं इस वी भूषण के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही थी, इसने कपड़े नहीं ढके, खुद को नहीं ढका, मतलब तो आखिर ये चाहता क्या है। विंग वहाँ से निकल करके आ चुका था। बार के सामने पहुँचकर वो सीधे अंदर जाता है और अंदर जाकर वो अपनी ट्रे लेता है रेगुलर, उसमें कुछ ग्लासेस रखता है वाइन के और कुछ और स्नैक्स वगैरह भी रखता है और उन्हें लेकर सीधे शुयांग के पास पहुँच जाता है। शुयांग जो कि उसी का वेट कर रहा था, उसके आते ही शुयांग उस ट्रे को उसके हाथ से लेता है, विंग के हाथ से लेता है और उसे टेबल पे रख देता है और कहता है, ब्लैक एंजल अभी तो तुम्हारी शिफ्ट शुरू हुई है ना। विंग कहता है, यस सर, अभी तो मेरी शिफ्ट बस शुरू हुई है। विंग के फ्लॉलेस पैर, ओ गॉश, किसी के पैर भी इतने अच्छे लग सकते हैं क्या। विंग की थाइस, उसके नीज, उसका एंकल, जिस तरीके से विंग ने हल्के से हाई हील्स पहन रखे थे, जिस तरीके से उसके पैर में एक हल्की वाली नेल पेंट लगी थी लाइट पिंक कलर की, ऊपर से उसके घुटने, ओ गॉश, किसी के नीज भी इतनी सुंदर हो सकती हैं। शुयांग विंग की नीज देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ, आप मेरे पैर देखे जा रहे हैं क्या। मेरा पैर मेरे चेहरे से ज़्यादा सुंदर है। अब ध्यान जाता है शुयांग का सीधे विंग के फेस पर। परफेक्ट जॉ लाइन, सिंगल चिन, शार्प
शोल्डर ब्लेड्स, साथ ही साथ पतले पिंक लिप्स जिस पे हल्का सा टिंट लगा हुआ है, और उससे पहले पक्का विंग ने हल्की सी लिपस्टिक लगाई होगी। विंग के काले और बहुत ही थिक आईलैशेस जो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। फिर श्रेयांक का ध्यान जाता है विंग की नोज़ पे, लंबी और बहुत सुंदर। उसकी आईब्रोज पतली और एकदम परफेक्ट। बालों को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, देखकर ये बहुत सिल्की लगते हैं। मैं क्या अपने हाथ को रोक नहीं पाता, मतलब शुयांग, और शुयांग का हाथ सीधे विंग के बालों में जाता है। कितने सिल्की बाल हैं विंग के। विंग के बालों को छू करना शुयांग को और ज़्यादा एडिक्शन होता जा रहा था विंग से। वो विंग से कहता है, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलो रूम में चलते हैं। विंग शुयांग के गले में हाथ डालकर कहता है, मैंने तो आपसे हमेशा से कहता हुआ हूँ, I'm all yours। और इसका कहने की देर थी, शुयांग सीधे विंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे वहाँ से सीधे ले जाता है अपने पर्सनल रूम में, जिस रूम में शायद शुयांग ने पहले से तैयारी कर रखी थी। हल्की सी रेड लाइट उसमें चल रही थी और बहुत ही मीठी सी खुशबू आ रही थी। विंडोज़ ओपन थी जिससे ठंडी हवा भी आ रही थी। शायद एसी भी ऑन है क्योंकि पूरा रूम बहुत ठंडा था। लेकिन विंग को शुयांग की बॉडी बहुत गर्माहट महसूस करा रही थी। विंग के पैरों में बहुत ठंडी लगने लगी थी और शुयांग को पता चल रहा था क्योंकि विंग के पूरे बॉडी में कपकपी उठ रही थी। उसके पूरी बॉडी पर गूज़बम्स आ गए थे, कांटे उठाए थे। उसे देख कर ना शुयांग एक स्मिक करता है और विंग को बहुत ही जेंटली बेड पे रखता है। विंग अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखता है और अपने पैर के टिप से, मतलब अपने पैर की जो टिप थी ना, उसने अब अपने सैंडल्स निकाल दिए थे, तो उसके टिप से वो शुयांग के फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग की बॉडी कितनी स्ट्रेचेबल है। ओह गॉश, विंग ने अपने पैर से शुयांग के पास में अपने फेस को खींच लिया था। फिर वो अपने पैर को शुयांग के शर्ट के अंदर डाल देता है और उसके स्टमक पर फहराने लगता है। विंग को अपने पैरों से ही महसूस हो रहा था कि शुयांग एक बहुत ही मस्कुलर इंसान है। सिक्स पैक तो होना बहुत लाजमी सी बात है, पक्का होंगे। शुयांग अब वेट नहीं करता है, वो विंग के एक पैर को पकड़ता है और अपने शोल्डर पर रख लेता है। फिर वो विंग के पास आता है और कहता है, ये तुमने खुद से मांगा है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। विंग शुयांग के फेस पर अपनी एक फिंगर को फहराता है और कहता है, वेट किस चीज़ का कर रहे हो तुम? देख लेना, अगर मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई तो मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। विंग ऐसा बोलता है और शुयांग तुरंत विंग के पास आता है। वो विंग को 2 पल के लिए बस देखता रह गया। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? कैसे? विंग कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। विंग की आँखें ब्लिंक कर रही हैं और विंग अपनी आँखों से जो शुयांग है ना उसे देखे जा रहा है। विंग की जो आइज़ है वो कितनी खूबसूरत है, ब्राउन आइज़ जो कि शुयांग को अपनी तरफ खींचे जा रही थी, उसे पागल बना रही थी। शुयांग आगे बढ़ता है, उसे समझ नहीं आ रहा है वो शुरुआत कहाँ से करे। विंग के चिक्स को किस करे या विंग के होठों को चूम ले, क्या करे वो। फाइनली उसे जब कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपने हाथों को इंटेंगल कर लेता है विंग के हाथों से, अपनी उंगलियों को विंग की उंगलियों में फंसा देता है और विंग के करीब आता है। विंग अब श्रेया को थोड़ा सा पुश करते बोलता है, सो आपने मेरे पैर को अभी भी अपने शोल्डर पे रखा हुआ है, थोड़ा और करीब आए तो ऐसा ना हो कि मेरी थाई से टूट जाए। श्रेयांग ये सुनता है तो वो तुरंत विंग के पैर को बहुत ही सिडक्टिवली अपने हाथ से पकड़ता है, सहलाते हुए उसे नीचे रख देता है और अपने कमर पर लपेट लेता है और फिर वो विंग के करीब आ जाता है। विंग को महसूस हो रहा था कि बहुत जल्दी श्रेयांग अपनी लोअर बॉडी को विंग की लोअर बॉडी से टच करने वाला था, पर उससे पहले विंग उसे पुश कर देता है और अपने पास में ही गिरा लेता है, खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके फेस को अपने हाथों में लेकर कहता है, सो मेरी सर्विस के लिए आप मुझे पेमेंट तो करेंगे ना? श्रेयांग एक स्मिक के साथ कहता है, जितना तुम मांगो डार्लिंग उतना पैसा दूंगा मैं तुम्हें, अगर तुमने मुझे आज खुश कर दिया तो।
विंग एक पल के लिए रुकता है, फिर वो भी एक स्मृति करता है और तुरंत ही शुयांग को हैरान करते हुए उसने शुयांग की शर्ट को फाड़ दिया था। शुयांग अब हाफ नेकेड था विंग के सामने। शुयांग अपनी आंखें बड़ी करते हुए विंग को देख रहा था। कोई इतना बोल्ड कैसे हो सकता है? अब तो और ज़्यादा टेम्पटिंग लगने लगा है वी वुशियान शुयांग को। ये ब्लैक एंजल कितना ज़्यादा फ्लॉलेस है। ओह गॉश। दूसरे ही पल शुयांग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था क्योंकि विंग अपने पैर को घुमाता है और शुयांग को क्रॉस करते हुए नीचे उतर जाता है और वो शुयांग से कहता है, सर आपको मेरी सर्विस के लिए अच्छा लगा हो तो 5 स्टार ज़रूर दे के जाइएगा, थैंक यू। शुयांग कहता है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हाँ, मैं पूरा रेडी हूँ, यू बास्टर्ड। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देख लिया ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग कहता है अपना सर झुकाते हुए, थैंक यू सर, आप हमारे इस बार में आए एंड आपको अटेंड करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद है अब नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। ऐसा बोलते हुए विंग आँख मारते हुए चला जाता है। शुयांग अपनी हालत देखता है। वो बेड पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। उसकी सांसें भारी हो रखी थी। ऊपर से उसे महसूस हो रहा था कि वो हार्ड हो चुका है। ओ, ये लड़का भी ना, ये जो कौन था ये अभी आया था। शुयांग ने इन्वेस्टिगेशन कराई है विंग के बारे में और जितना उसे पता चला है ना, उसे ये पता चला है कि विंग 2 जगह काम करता है। एक किसी कंपनी में, दूसरा इस बार में, और फिर वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है। इतना उसे पता चला है। हो गॉश, अब तो शुयांग को चक्कर आने लगे थे। शुयांग अपने आप को ज़बरदस्ती उठाता है और खुद बाथरूम में जाके अपने हाथ से खुद को रिलैक्स करने लगता है क्योंकि अब उसके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। उसकी तो बुरी हालत हो चुकी थी और वो ब्लैक एंजल का नाम लेते हुए मौन कर रहा था। शायद यही चीज़ विंग को चाहिए थी। दूसरी तरफ विंग जो उस बार से निकलता है, बाहर आकर वो सीधे अपने पास में थोड़ी दूर पर खड़ी एक कार को देखता है, लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हुए वो आगे चलने लगता है। आगे चलते चलते वो कार उसके पास आती है और उसका विंडो खुल जाता है। उसमें वांगजी था। विंग वांगजी को देखकर कहता है, काका आप? वांगजी जो बहुत फ्यूरियस था, बहुत ज़्यादा, वो अपनी स्टीयरिंग व्हील को बहुत कस के पकड़े हुआ था और अपने गुस्से को पीने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो विंग की तरफ देखकर कहता है, अंदर आओ। विंग बिना किसी सवाल के पैसेंजर सीट पे आके बैठ जाता है। फिर वांगजी विंडोज़ को क्लोज़ करता है और विंग की तरफ बढ़ जाता है। विंग का फेस वांगजी के फेस के बहुत करीब था। विंग जो डर गया एक पल के लिए, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन उसने वांगजी को दिखाए। दूसरी पल वो बहुत रिलैक्स था क्योंकि वांगजी सीट बेल्ट बांध रहा था विंग का। फिर वो अपनी स्टीयरिंग व्हील पर फोकस करते हुए कहता है, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ काम करने आते हो। विंग कहता है, मैं क्या बताता? अगर मैं बता देता तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करते ना। हो सकता था आप मुझे बहुत नापसंद करते। वांगजी कहता है, तुम्हें इससे फ़र्क क्या पड़ता है मैं तुम्हें पसंद करूँ या ना करूँ? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। विंग कहता है, मैंने झूठ तो नहीं कहा था, बस मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया अपने बारे में। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ता है। मुझे ऐसे रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। लड़कियों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अमीर होते हैं, पर वो मुझे बिल्कुल खिलौने की तरह दिखते हैं। मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये कपड़े मुझे बहुत बहुत बेकार लगते हैं, उन्हें निकाल देना चाहता हूँ। विंग जिन्हें शॉर्ट्स पहन रखे थे, विंग उन्हें खींचते हुए बोल रहा था जैसे कि वो अपने बदन पर उन कपड़ों को महसूस नहीं करना चाहता हो। वांगजी विंग को देखता है और अपने सीट से अपने कोट को निकाल कर विंग के थाइस पे डालकर कहता है, शांत हो जाओ तुम्हें कहाँ जाना है, मुझे एड्रेस बताओ। विंग कहता है, मैं नहीं जाऊँगा घर, आज मैं अपना कोट लाना भूल गया हूँ। अगर शिज्जे को पता चला कि मैं कैसी जगह काम करता हूँ तो उन्हें बहुत दुख होगा। काका मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना घर। मुझे किसी मार्केट लेके चलो, पहले किसी मॉल में, मैं कुछ कपड़े खरीद लूँगा, पर कपड़े बहुत महंगे आएंगे ना, उतने पैसों में तो
हमारा 3 दिन का खाना हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, किसी साइड साइड रोड पे कोई स्टॉल लगा होगा, वहाँ से वहाँ से कोई चीप चीप क्लॉथ मिल जाएंगे ना, आप मुझे वहाँ ले चलो। वांग जी, जिसकी आंखों में बहुत गुस्सा उतर आया था, कोई इतना बेबस कैसे हो सकता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस छोड़ता है। विंग कहता है, आपको क्या हुआ गगा? वांग जी दूसरे पल बहुत सीरियस होकर विंग की तरफ आता है, विंग के बहुत करीब, बहुत 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 करीब, और आकर कहता है, तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जॉब ढूंढ कर दूंगा। विंग कहता है, बस पर मुझे जॉब देगा कौन? मैं अभी बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जिसने अपनी बाकी की पढ़ाई घर से की है। मुझे तो किसी से बात करना भी नहीं आता और मैं हमेशा बुली होता रहता हूँ। अगर अगर मैं फिर से कहीं गया और वहाँ लोग मुझे परेशान करने लगे और आप जैसा मुझे कोई नहीं मिला तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो ऑफिस में कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ कहता है, विंग, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। विंग कहता है, तो क्या आप भी मेरे साथ वहीं काम करने जाएंगे? वांग जी विंग को देखने लगता है और उसे रियलाइज़ होता है कि फिर वो यहाँ काम कर क्यों रहा है वैसे इस छोटी सी कंपनी में, जब उसकी इतनी बड़ी खुद की कंपनी है तो फिर वो एक छोटी सी कंपनी में काम क्यों कर रहा है? उसे तो वापस जाना चाहिए ना, और फिर वो विंग की मदद भी कर पाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो इसलिए वापस जा रहा है क्योंकि वो विंग की मदद करना चाहता है। अगर वो वापस नहीं गया कंपनी में तो विंग को लोग बुली करेंगे। ये अच्छा आइडिया है। अपनी कंपनी को इनहेरिटेंस करने के बाद में वो विंग की हेल्प कर सकता है। वांग जी कहता है, मैंने कहा है मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दूंगा तो दूंगा, अब तुम कल से यहाँ नहीं आओगे। विंग कहता है, पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर मैंने ये पूरा महीना कंप्लीट नहीं किया तो मुझे फ़ाइन देना पड़ेगा और इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? नहीं 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 नहीं। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा फ़ाइन भर दूंगा। विंग कहता है, नहीं नहीं गगा, आप ऐसा क्यों करोगे? आप लगते कौन हो मेरे? ये सवाल विंग को अंदर तक हिला चुका था। वो लगता कौन है विंग का जो विंग के लिए पैसे देगा? सही है। विंग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था गगा, मेरा मतलब ये कि मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? आप एक स्ट्रेंजर की तरह, मतलब दोस्त की तरह है, दोस्त से थोड़ी पैसे ले जाते हैं। वहाँ तो बस दोस्ती चलती है, मदद करना अलग बात होती है और पैसे लेना बहुत अलग बात होती है। वांग जी को बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा था। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए सूटेबल जॉब ढूंढूंगा और तुम्हें उसमें एडवांस पेमेंट मिल जाएगा। विंग कहता है, क्या आप मेरे लिए कुछ गलत काम ढूंढोगे? फिर विंग तुरंत अपने सीने पर हाथ रखता है, अपने हाथों से अपनी चेस्ट को छिपाते हुए कहता है, काका भले मैं बार में काम करता हूँ पर मैं अपनी बॉडी सेल नहीं करता। वांग जी विंग को देखकर कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। विंग कहता है, मैं आपकी कार से उतर जाता हूँ। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि विंग उतरने वाला था, इसलिए वो वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच कर कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था विंग, मैंने कब कहा कि तुम अपनी बॉडी सेल करोगे? विंग कहता है, काका आप भी इस कंपनी में काम करते हैं, आपकी पोजीशन भी स्टेबल नहीं है, आप मेरे लिए कैसे कोई बड़ी जॉब ढूंढ सकते हैं? और यहाँ मुझे कंपल्सेशन देना पड़ेगा ना, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मैं ज़िंदगी भर भी काम करूँ ना तब भी इतने पैसे नहीं जमा कर पाऊँगा। वांग जी बस विंग को देखता रह जाता है और वो कहता है, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कल लान कॉर्पोरेशन लेके जाऊँगा। विंग कहता है, लान कॉर्पोरेशन? लान कॉर्पोरेशन? गगा हम वहाँ नहीं जा सकते। वांग जी कहता है, क्यों नहीं जा सकते? विंग कहता है, मैंने सुना है उस कंपनी में कोई भी नहीं जाता, और जबकि मैंने तो ये भी सुना है। फिर विंग चुप हो गया। वांग जी कहता है, क्या सुना है, बोलो। विंग कहता है, मैंने सुना है वहाँ का जो मालिक है ना बहुत खतरनाक है, वो किसी को अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहता और मेरे जैसे लोगों का तो चेहरा भी नहीं देखता है। जो गरीब होते हैं उन्हें लगता है कि टैलेंट की भी एक कीमत होती है। जो अमीर होते हैं वो टैलेंटेड, और जो गरीब होते हैं वो बेवकूफ़। वांग जी विंग को देखता रह गया था। विंग कहता है, क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लान कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता है। तुम मेरे साथ कल चल रहे हो
विंग को कन्विंस करने के बाद में वांग जी विंग को अपने अपार्टमेंट लेके जाता है, क्योंकि विंग ने कहा था कि वो घर नहीं जाना चाहता। विंग कहता है, काका आप मुझे अपने घर तो ले आए, पर आपके वाइफ ने कुछ कहा तो? वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, वाइफ? विंग कहता है, आपकी एज आपके आईडी कार्ड में लिखी थी ना 28, आपकी वाइफ तो होगी। वांग जी कहता है, मेरी वाइफ नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। रिंग कहता है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है गगा? आपकी वाइफ नहीं है, आप अब तक अनमैरिड हो, आप कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो, कितने तो हैंडसम हो, स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, और मुझसे तो अमीर ही हो, तो फिर तो अब तक तो आपके लिए लाइन लग जानी चाहिए लड़कियों की। वांग जी अपने मन में कहता है, लाइन तो लगी हुई है, पर उनसे करना कौन चाहता है। लेकिन वांग जी ये सब विंग से नहीं कहता, वो कहता है, मुझे लड़के पसंद है। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी को लगता है कि उसने गलत बोल दिया, तो वो कहता है, डरना मत, मतलब मुझे पता ही अजीब है। विंग तुरंत कहता है, अजीब नहीं है गगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और देखता ही रहता है, अपनी आंखों से जैसे पूछना चाहता हो कि विंग कहना क्या चाहता है। विंग कहता है, मेरा मतलब लड़कों को पसंद करना गलत नहीं है, क्योंकि विंग को भी लड़के पसंद है। वांग जी तुरंत विंग की तरफ होपिंग आई से देखता है, क्या विंग को भी लड़के पसंद है? विंग एक गे है उसकी तरह? वांग जी तुरंत विंग को देखकर कहता है, तो क्या तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड रहा है? विंग जिसके चीक्स रेड हो गए थे, वांग जी को तो यही दिख रहा था। विंग कहता है, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? असल में विंग सच में शर्मा गया था इस सवाल को सुनकर, क्योंकि अब तक उसका कोई लवर नहीं रहा है, ना लड़कियों में और ना लड़कों में। तो ये क्वेश्चन सच में उसे अंदर तक हिट करके गया था। वो हंसना चाहता था अपने ऊपर। उस जैसा इंसान जो इतना आउट जीनियस है, जीनियस से भी जीनियस है, और लॉन्च रन का सेक्रेटरी है, उस इंसान का कोई लवर नहीं रहा है। वो हमेशा से काम में बिजी रहा है, कभी कंप्यूटर के साथ में, तो कभी लैपटॉप, तो कभी फ़ोन, कभी किताबें तो कभी लेक्चर्स, कभी कॉलेज तो कभी स्कूल, तो कभी ट्यूशन्स, कभी कुछ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ उसके साथ कि उसने किसी और को पसंद किया हो। विंग बस कहता है, नहीं रहा है। वांग जी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल की जनरेशन तो कितनी फास्ट है, वो लोग तो अपने स्कूल में ही बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड बनाने लगते हैं। विंग कहता है, विंग उतना फास्ट नहीं है, विंग को ये सब कुछ करना पसंद नहीं है। विंग तो सोचता है कि विंग की ज़िंदगी में बस एक इंसान आएगा जिसके साथ विंग अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएगा, और किसी के साथ भी नहीं। वांग जी विंग को देखने लगता है, क्योंकि सेम उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसा ही है। वांग जी कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने मेरे मन की बातें छीन ली हो, या फिर मेरा माइंड पढ़ के आए हो। विंग कहता है, नहीं तो काका, क्या आपको भी ऐसा लगता है एक इंसान को एक ही इंसान से प्यार करना चाहिए, दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए? वांग जी कहता है, बिल्कुल, क्योंकि हम दूसरे के पास जाएंगे क्यों? जब आप जो कुछ है आप एक इंसान को दो, दूसरे इंसान के पास जाने की नीड ही क्या है? फिंग कहता है, पर सच्चाई कहती है कि हम एक इंसान के पास रहेंगे तो वो इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है, और फिर अपने आप को सब कुछ समझने लगता है और हमें मैनिपुलेट करता है। वांग जी कहता है, अगर दो इंसान प्यार में हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर एक इंसान प्यार में है और दूसरा नहीं तो ऐसा होता है। विंग कहता है, ओह, पर यह तो बहुत मुश्किल है ना गगा, दो इंसान एक दूसरे से प्यार करें, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं किसी से प्यार करूं, ज़रूरी थोड़ी है वो मुझसे प्यार करे। वांग जी कहता है, अच्छा तो तुम्हें कोई पसंद है? विंग कहता है, ओ गगा, मुझे कपड़े बदलने हैं, क्या आपके पास कुछ है पहनने के लिए? मुझे ठंड लग रही है। वांग जी और विंग एलिवेटर में थे अभी। विंग ने जब ये कहा, वांग जी कहता है, ओ हाँ हाँ, हम लोग वही पहुँच जाते हैं। विंग ने वांग जी का कोट पहन रखा था, उसके बटन्स भी लगा रखे थे, लेकिन विंग की पूरी थाइस दिख रही थी। जब वो लोग एलिवेटर से निकलते हैं तो काफ़ी सारे लोग विंग को घूर घूर कर देख रहे थे। वांग जी को ये अच्छा नहीं लगता है। वांग जी विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और सीधा उसे अपने अपार्टमेंट लेके जाता है। अपने अपार्टमेंट ले जाने के बाद में वो दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे अंधेरा अंधेरा दिखता है, तो वो जाता है और लाइट ऑन करता है। विंग की तरफ देख कर कहता है, अंदर आओ।
विंग अंदर आता है और अंदर आते ही वो अपनी जगह पर जम गया था, क्योंकि काउच पर एक इंसान सोया हुआ था जिसकी आंखें बंद थीं, बॉडी स्टिल थी और देखकर लग रहा था कि वो सच में सोया हुआ है। वांग जी उस इंसान को देखकर कहता है, इग्नोर करो उसे, तुम चलो मेरे कमरे में। फिंग कहता है, ये 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 आपके क्या लगते हैं काका? वांग जी कहता है, दोस्त है मेरा, दोस्त दोस्त है मेरा, तुम चलो। विंग को वो साइड से निकाल के आता है। विंग को लेकर अपने कमरे में जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है और जैसे ही वो लोग दरवाज़ा बंद करते हैं वो दूसरा इंसान काउच से उठकर बैठ जाता है और अपनी हाथों को मतलब अपनी मुट्ठियों को बांध लेता है, क्योंकि उसने देखा कि अंदर कौन आया था। ये लांसजन था जो कि सोफे पर लेटा हुआ था। असल में ये वांगजी के घर आया था कि इसका मूड ठीक नहीं था इसलिए, और अभी वो वांगजी के अपार्टमेंट में आराम से लेटा हुआ था क्योंकि वांगजी का अपार्टमेंट का पासवर्ड उसे पहले से पता है। और जब उसने देखा कि दरवाज़ा खुल रहा है तो वो प्रिटेंड करने लगा सोने के लिए ताकि वांगजी को सरप्राइज़ दे सके। लेकिन जब उसने अपनी आधी आंखें खोलकर देखा तो वहाँ विंग खड़ा था। वो देखना चाहता था कि विंग यहाँ क्या कर रहा है, वो भी वांगजी के कोट में, और उसने शायद कुछ नहीं पहना हुआ है। विंग के कपड़े इतने ज़्यादा रिवीलिंग थे ना कि उसने कुछ पहना भी होता तो भी किसी को लग नहीं सकता था कि उसने कुछ पहना है। इसलिए वांगजी का कोट ऐसा दिखा रहा था जैसे उसने बस कोट पहना हुआ है और कुछ नहीं पहना हुआ है अंदर। एंड जैसे ही विंग और वांगजी उसके कमरे में गए, लांचन वहीं बैठ जाता है अपनी मुट्ठियों को बांध कर कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर कैसे और क्यों, और विंग यहाँ क्या कर रहा है, उसे ये पता लगाना होगा। तो वो फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करके कहता है, मुझे एक स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरी नॉलेज चाहिए, वो कहाँ रहता है, ऐसे क्या करता है, सब कुछ। सिचन ने आज तक किसी को इतना इंटरोगेट नहीं किया है, मतलब मेंग्याओ के बारे में भी उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी क्योंकि उसे लगता था कि ये उसके राइट्स को हानि पहुंचाने जैसा है। उसके बारे में क्यों रिसर्च करे सिचन, जबकि वो उससे प्यार करता है। लेकिन विंग के बारे में ये बातें डिफरेंट हो गई थी। विंग के बारे में वो सब कुछ जाना है, सब कुछ मतलब सब कुछ। दूसरा विंग कमरे में था जहाँ पर वो अपने कोट को निकालता है और वांग जी जो उसे कपड़े देता है वो उन्हें पहनने के लिए कहता है, मैं चेंज करके आता हूँ काका। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ वो वहाँ है बाथरूम। विंग बाथरूम में जाने से पहले दरवाजे पर रुकता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो उसे ही देख रहा था, उन दोनों की आँखें एक पल के लिए लॉक हो गई थी। विंग जो कहता है उसके बाद वांग जी अपनी आँखें झुका लेता है। विंग कहता है, वैसे तो हम दोनों ही मेन हैं, पर जबकि हम दोनों को लड़के पसंद है तो मैं आपके सामने कपड़े नहीं बदल सकता। ऐसा बोलकर वांग जी के पीछे से विंग दरवाज़ा बंद कर देता है और वांग जी अपने बेड पर बैठ जाता है। फिर वो अपने पूरे फेस को मतलब अपने दोनों चीक्स को अपने पाम में लेकर कहता है, क्या हो रहा है, ये इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे, एसी का टेम्परेचर शायद बहुत ज़्यादा है। वो एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है और फिर वो कहता है, गर्मी लग रही बहुत, लगता है कुछ नहीं होगा मेरा। फिर विंग वांग जी के कमरे से बाहर निकल के आता है। वांग जी के जो कपड़े थे विंग को हल्के से फिट आ रहे थे क्योंकि दोनों की हाइट लगभग बराबर है, बस विंग थोड़ा सा स्किनी है और उनमें कोई डिफरेंस था नहीं। विंग बाहर आता है और वांग जी के पास जाकर कहता है, थैंक यू गगा, क्या मैं घर जा सकता हूँ? वांग जी कहता है, रात के 2 बज रहे हैं विंग, तुम इतनी रात को घर कैसे जाओगे? विंग कहता है, टैक्सी बुलाकर। पर विंग 2 बजे रात को, ये सेफ़ नहीं है। विंग कहता है, गगा मैं लड़का हूँ अगर लड़की होता तो मैं समझ सकता था कि ये सेफ़ नहीं है, पर मेरे लिए तो सब कुछ सेफ़ है, कुछ भी नहीं होगा। विंग वहाँ से जाने वाला था पर वांग जी विंग के कलाई को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और विंग का बैलेंस बिगड़ता है, या कहो विंग जानबूझकर यह हरकत करता है। वो वांग जी के ऊपर गिर चुका था और जानबूझकर ही विंग ऐसा दिखाता है जैसे एक्सीडेंटली वांग जी को विंग ने लिप्स पर किस कर दिया हो। वांग जी अपनी जगह पर बिल्कुल थम गया था और विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी। दूसरे पल विंग वांग जी के ऊपर से उठकर कहता है, सॉरी सॉरी काका, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा विश्वास करना, मैंने बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मैं मुझे आपके घर आना ही नहीं चाहिए, मैं भी जाता हूँ। विंग इससे पहले जाता वांग जी कहता है, रुको, देखो रात हो चुकी है और मुझे नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए, तुम यहीं रुक जाओ अभी। विंग कहता है, पर गगा
रात हो चुकी है, अगर मैं घर नहीं गया तो सिज्जे गुस्सा करेंगी, मुझे घर जाना ही पड़ेगा। वांग जी कहता है वैसे तुम्हारी बहन को पता है तुम एक बार में काम करते हो? विंग कहता है नहीं नहीं गग्गा, आप मेरी सिज्जे को नहीं बता सकते, सिज्जे को पता चला तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। गग्गा मैं चलता हूँ अब। वांग जी विंग के लिए दरवाज़ा खोलता है। विंग बाहर आता है। बाहर आकर वो देखता है कि लास्यन काउच पर बैठा हुआ था, अपने हाथों में अपने सर को छुपाए हुए। जब उसको विंग के फुटस्टेप महसूस होते हैं तब वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो वहाँ आकर खड़ा हो चुका था वो सचिन को देखकर कहता है सर। वांग जी जिसकी रिस्ट पूरी टाइट हो चुकी थी, वो ये नहीं चाहता था कि वांग जी के सामने सचिन विंग से मिले। सचिन विंग की तरफ देखकर कहता है आशिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है वो मैं वांग जी विंग को कवर अप करने के लिए कहता है मुझे रास्ते में मिला था वो, हम दोनों कलीग्स हैं और उसके कपड़े किसी बेवकूफ़ ने फाड़ दिए थे, इसलिए मैं उसे घर ले आया बस क्लॉथ देने के लिए। विंग ये सेफ़ नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम रुक जाना चाहिए। विंग कहता है वो सिज्जे वेट कर रही होंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। गगा सचिन जब ये सुनता है गगा तो उसकी पकड़ उस काउच पर इतनी टाइट हो गई थी कि काउच भी फटने को आ रहा था। गगा सच में विंग उसके भाई वांग जी को गगा कह के बुला रहा है, उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सचिन वहाँ से उठता है और विंग की तरफ देखकर कहता है आशियन मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो, रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। वांग जी कहता है इट्स ओके गगा, मैं छोड़ दूंगा उसे। विंग कहता है गगा आप दोनों भाई हैं? वांग जी की टांग फिसल चुकी थी। वांग जी ने कहा था कि उसका दोस्त है और अभी विंग को पता चल चुका है कि उसका भाई है। विंग कहता है अभी तो आपने कहा था कि आपके दोस्त हैं। सचिन कहता है वांग जी तुमने झूठ क्यों कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। वांग जी कहता है अरे मुझे बस ऐसे ही। वांग जी को ना बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग को आशियन कह के ये इंसान क्यों बुला रहा है, ये तो उसका टीचर है ना, तो उसे उसके नाम से बुलाए, पर देखो उसे आशियन कह के बुला रहा है इतने इमिटेटिंग तरीके से। इस तरीके से तो वांग जी ने भी विंग को अब तक नहीं बुला पाया है, तो इसलिए ना वांग जी को ना बहुत गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था सचिन को सर फोड़ दे।